नमस्कार। मैं धीरज नागर अपने विषय PME 301 के सेकंड यूनिट के हिस्से 2.2.2 2.2.2 में पार्टनरशिप के संबंध में यह लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मैंने अपने लेक्चर में इंडिविजुअल बिजनेस या एकल व्यवसाय के बारे में बताया था और उसमें हमने देखा था कि उसकी एक सीमा होती है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है, उसकी सीमित पूंजी होती है, जोखिम जो वो झेल सकता है उसकी सीमा होती है, जो पूंजी लगा सकता है, श्रम लगा सकता है, मानव संसाधन एक व्यक्ति लगा सकता है, उस सब की अपनी एक सीमा होती है। तो हम उससे एक बड़े स्वरूप में बिजनेस को देखें तो वो कहलाता है साझेदारी। जैसा कि शब्द से हमें ज्ञात होता है, इसका मतलब है साझा। साझा मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है तो दो से अधिक व्यक्तियों की होगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कोई भी साझा व्यवसाय 2 से लेकर 15 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है साधारण व्यापार के लिए, और यदि वह बैंकिंग व्यवसाय है तो साझेदारों की संख्या 2 से लेकर 20 तक हो सकती है। साझेदारी अधिनियम बिजनेस के ऊपर लगता है, न कि किसी एक साथ मिलकर काम करने की किसी भी गतिविधि पर। मान लीजिए कोई धार्मिक गतिविधि करते हैं, दान की, जन कल्याण की भागीदारी करते हैं, तो वह साझा अधिनियम के तहत नहीं आते। यदि लाभ कमाने की प्रवृत्ति के साथ बिजनेस किया जाए तभी वह साझा बिजनेस कहलाता है। अब हम इसके बारे में कुछ विशेष बातें देखेंगे। सबसे पहले इसका फायदा क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, वह इसके संबंध में अनेक बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। इसमें जोखिम वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, सारा जोर एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। यह एक लिखित समझौते के तहत होती है और आपस में जो पार्टनर्स हैं, जो साझेदार हैं, उन्होंने जैसा निर्णय करके लिखित में कानूनी रूप से वैध एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया है, उसके तहत वह सुचारू रूप से कार्य करती है। अलग अलग परिस्थितियों में पार्टनर्स अलग अलग तरह की डीड्स बनाते हैं, उसको स्टाम्प पेपर पर साइन कराते हैं, उसमें गवाह के भी साइन कराते हैं, और सारे ही पार्टनर्स जो साझेदार हैं उनके भी उसमें हस्ताक्षर होते हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद कोई कानूनी समस्या आ जाए, जो मामला है वो न्यायालय में जाना हो, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लिखित अग्रीमेंट आजकल करने पर ध्यान देते हैं। इस अग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि इस संबंध में, इस बिजनेस के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी नियंत्रण होगा बिजनेस का, वो किस प्रकार से होगा। कुछ पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर्स, जो हर रोज के कामकाज में दखल रखते हैं। कुछ होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, वो कहते हैं कि हम पैसा तो लगा देंगे पर हर रोज हम इस बिजनेस को नहीं संभालेंगे। कुछ और पार्टनर्स होते हैं जिसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर्स, उन पे पूंजी लगाने को नहीं है पर वो श्रम लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, अपना अनुभव हमें देंगे, और इसके बदले में जैसा हमने उनसे तय किया है इस अग्रीमेंट में, हम उन्हें पैसे देंगे। इसमें निरंतरता होती है। पार्टनरशिप के अंदर निरंतरता से अर्थ है कि एकल बिजनेस में तो जो व्यक्ति बिजनेस चला रहा है उसकी मृत्यु हो गई, वो अपंग हो गया, वो दिवालिया हो गया, मानसिक रूप से विकलांग हो गया, तो वहीं बिजनेस खत्म। पर पार्टनरशिप एक्ट के तहत यह बिजनेस ऐसी घटना के बाद भी जारी रहता है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स तो जिंदा हैं, वह तो सक्षम है बिजनेस चलाने के लिए। और पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा अपनी इच्छा से किसी और को नहीं देके जा सकता, जब तक कि सभी पार्टनर्स उसके लिए हामी न भरे।
इसमें कई गुण हैं। एक तो इसकी स्थापना और समाधान दोनों सरल हैं, क्योंकि आपस में ही मिलके लोग ये बिजनेस चला रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो या तो पारिवारिक सदस्य होते हैं, पुत्र, दादा, पिता, भाई वगैरह, या फिर मित्र या सहपाठी मिलके पार्टनर्स बन जाते हैं। इसमें संतुलित निर्णय होता है, क्योंकि कई लोगों की बुद्धि चल रही है। एकल व्यवसाय में तो एक ही व्यक्ति की बुद्धि होती है। यहां पर क्या होता है, अलग अलग प्रतिभाओं वाले व्यक्ति साथ आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई गारमेंट्स का शोरूम है, एक आदमी अच्छा डिजाइनर है, एक आदमी बोलचाल करने में और सौदे बनाने में अच्छा है, एक थोक माल खरीदने में अच्छा है, एक व्यक्ति हिसाब रखने में अच्छा है। तो इस तरह अनेक तरह की प्रतिभाएं जो हैं वो एक जगह आ जाती हैं, तो उससे हमें बिजनेस में बहुत बल मिलता है। इसका कोष अधिक हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कई लोग अपना हिस्सा लगा रहे हैं पैसे का। तो अधिक पूंजी वाला बिजनेस भी पार्टनरशिप के तहत किया जा सकता है। इसमें जोखिम भी बढ़ जाता है। जो मुनाफा होता है वह भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, और यदि इसमें कोई लॉस होता है तो वह भी पार्टनर्स के बीच में विभक्त हो जाता है। तो व्यक्ति के एक साथ में ही बहुत ज्यादा नुकसान में आने की संभावना कम रहती है। इसमें गोपनीयता रहती है कि जो भी काम है वो पार्टनर्स के बीच में ही है। बाहर उसको शेयर करने की या किसी को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहती, जैसे कि हम देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में होती है आने वाले समय में। तो वह आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। सिक्के का दूसरा पहलू है, इसमें असीमित दायित्व होता है। यानी जितनी पूंजी लगाई है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई कर्मचारी है वो दुर्घटनावश मारा जाता है, बिजनेस में और कोई आग लग जाती है, कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो आपकी जो मूल पूंजी है उससे भी अधिक पूंजी आपको नुकसान में देनी पड़ सकती है। इसके भी सीमित साधन हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उतने ही उनकी योग्यता है जितना 5, 7, 10 लोगों में हो सकती है। उसकी संख्या हजारों में नहीं है। साथ ही उस पर वित्तीय मदद भी एक सीमा तक ही उन्हें मिल सकती है, न कि पब्लिक यूनिट की तरह जिसकी सीमा बहुत अधिक होती है। कई बार इसमें परस्पर जो आपस में सदस्यगण हैं उसमें नाइतफाकी हो सकती है, आपस में अनबन हो सकती है, जिससे इसमें निर्णय लेने में बहुत समस्या आ सकती है। और जनसाधारण को इसमें विश्वास कम होता है। कोई अपना पैसा इनको लगाने को इसलिए मुश्किल से देता है क्योंकि वह नहीं जानता कि इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, इसके खाते भी सही ढंग से ऑडिट हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। कई बार हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स में बहुत आपस में मुकदमेबाजी होती है और वो बिजनेस को रोक देना होता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर मामला न्यायालय में भी जा सकता है, जिससे लंबे समय तक पूंजी अटकी रह सकती है। कई जगह हम देखते हैं कि साझेदारी बिजनेस एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में भी अपना आकार ले लेते हैं। ऐसे में वो बाद में सोचते हैं कि वह कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाए ताकि वह और भी ज्यादा संसाधनों को प्राप्त कर सके। इसे भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।